गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सिंटेक्स का टॉपिक चला। आज हम लोग इसमें देखेंगे रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन में संबंध सूचक अव्यय के नियम। तो प्यारे बच्चों, ये रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन की आपकी पहली क्लास है और ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 53 है। मींस अभी तक आपकी 52 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी सिंटेक्स की 17 क्लास हो चुकी है। आज ये आपकी 18वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी ग्रामर की अलग से 11th की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट से जाकर के चेक करके जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। पहले हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन क्या होता है। और प्रीपोजिशन के डेफिनेशन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं प्रीपोजिशन की। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए हमने लिखी हुई है प्रीपोजिशन की परिभाषा, देखिए हमने लिखी हुई है ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान की दृष्टि से कुछ संबंध बतलाते हैं प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसमें सिंपल से डेफिनेशन बस इतना समझो कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में आकर के उसका एक दूसरे से उसका संबंध दिखाते हैं। तो यह जो है होता है आपका संबंध दिखाने वाला होता है। और किसके पहले आएगा? यह जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से क्या करेगा? दिखाएगा। वही आपका क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। अब इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से समझिए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखे हुए दी बॉयज आर इन दी क्लास। तो दी बॉयज आर इन दी क्लास, इन आपका क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अब कैसे इन कैसे जो है संबंध दिखा रहा है? बॉयज आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लास क्या हो गया? नाउन हो गया। तो बॉयज कहां पर है? क्लास कक्षा में है। तो मैं ने क्या दिखाया? इन ने क्या दिखाया? संबंध दिखाया ना कि लड़के कहां पर है? कक्षा में है। तो इन ने क्या दिया? बॉयज और क्लास के बीच संबंध किसने दिखाया? इनने ही दिखाया हुआ है ना कि भैया लड़का लोग कहां पर है? कक्षा में है ना। तो दी बॉयज आर इन दी क्लास मींस बच्चे कक्षा में है। तो बॉयज और क्लास के बीच में संबंध किसने दिखाया है? इनने दिखाया हुआ है। और यही डिफिनेशन हमने बताया कि यह जो है दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में आकर के उसका संबंध जो है दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। तो सिंपल सी बात है, यह किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त होगा और उसका संबंध किसी अन्य नाउन प्रोनाउन से दिखाएगा। तो जैसे यहाँ पर बॉयज जो नाउन था इसके बाद इनका प्रयोग किया गया था, इसका संबंध अन्य नाउन जो है दी क्लास आपका जो अन्य नाउन था उसी के साथ इसने क्या किया? संबंध दिखाया। अब जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल लिखे हुए हैं, दी बुक इज ऑन दी टेबल, मतलब किताबिया जो है कहां पर है? ऑन दी टेबल मतलब टेबलवा पे है। तो भैया किताबिया टेबलवा पे है, तो किताबिया और टेबलवा के बीच में संबंध कौन दिखाया हुआ है? आन ने दिखाया हुआ है ना। तो दी बुक इज ऑन दी टेबल, जो है किताब टेबल पर है। तो भैया इस पर ने क्या किया हुआ? संबंध दिखाया हुआ है ना। अगर ये आन नहीं होता तो बताओ क्या होता? दी बुक इज दी टेबल, क्या कौनो अर्थ निकल रहा है? क्या कौनो संबंध दिख रहा है? दी बुक इज दी टेबल, कौनो संबंध दिखा? कौनो संबंध नहीं दिखा। तो भैया ई बुक नाउन था और टेबल नाउन है, दोनों नाउन के बीच में संबंध कौन आकर के दिखाया हुआ है? आन ने दिखाया हुआ है। तो इसलिए आन क्या हो जाएगा? आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं आप प्रीपोजिशन के बारे में समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन पे चलते हैं। प्रीपोजिशन के कुछ नियम देखते हैं। जल्दी से हम लोग पहले नियम पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस मींस प्रीपोजिशन के नियम। अब यहाँ पर देखिए पहले रूल देखते हैं, पहले नियम पे चलते हैं। प्रायः प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है, लेकिन निम्न दशा में यह नियम लागू नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे हमने सिंपल से लिखे हुए हैं, प्रायः जो प्रायः स्थितियां होती हैं प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है मींस पहले आता है, लेकिन कुछ दशा ऐसी होती है यह जो है ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होता है। वो कौन कौन सी दशा होती है? हम लोग पहली दशा देखते हैं, पहला कंडीशन देखते हैं कब जो है प्रीपोजिशन जो है अपने ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बाद आता है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए हमने पहला लिखे हुए हैं, पहला इसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य अंत में रखा जाता है। प्यारे बच्चे पहले तो बात आप समझने की कोशिश करो कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है।
रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव मीन्स आपका होता है संबंध, और प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउन आपका सर्वनाम हो गया, मीन्स संबंध वाचक सर्वनाम, मीन्स जो ऐसा सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जो क्या दिखाए? संबंध दिखाए। अगर संबंध दिखा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब भैया ये हमने प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया हुआ था, हालांकि यहाँ नहीं, क्लास 10th में भी इसे पढ़ाए हुए थे कि प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी आपको दिए हुए हैं। तो प्यारे रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका दैट होता है, अगर वाक्य में प्रयोग है और यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये उस जो प्रीपोजिशन होगा वह वाक्य के अंत में प्रयुक्त होगा। वही हमने लिखे हुए हैं, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। अब भैया अगर ऐसा कोनो बात नहीं समझ में आई होगी तो कोनो बात नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाओगे। जैसे हमने लिखे हुए हैं, दिस इज द सर्वेंट, यह वही नौकर है, दैट किसके लिए यूज हुआ है? सर्वेंट के लिए यूज हुआ है ना। दिस इज द सर्वेंट, यह वही नौकर है, दैट जो, अब भैया जो कौन है? नौकरवई जो है ना, जो आई स्पोक, आप जिससे जिससे यहाँ कहेंगे, जिससे आई स्पोक आप मैंने बोला। तो भैया स्पोक के बाद हमने आप का प्रयोग कहाँ किए हुए हैं? वाक्य के अंत में किए हुए हैं ना। और ये दैट किसके स्थान पे प्रयुक्त है? इस सर्वेंट के स्थान पे प्रयुक्त है ना, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। संबंध दिखा रहा है, सर्वेंट और स्पोक के बीच में क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। संबंध दैट के माध्यम से पता चल रहा है, और दैट किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ गए। और दैट रिलेटिव प्रोनाउन आपका काम क्या कर रहा है? सर्वेंट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और दैट उसी के स्थान पर, उसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो दैट भी आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दैट ऑब्जेक्ट किसका? आई आपका सब्जेक्ट हो गया, स्पोक आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई स्पोक का जो है सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। तो वही बात है कि अगर ऑब्जेक्ट इसके पूर्व प्रयुक्त है तो हम क्या करेंगे? स्पोक के बाद हमने ऑफ का प्रयोग कर दिए हुए हैं, मींस आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिए हुए हैं। तो यही हमने आपको बोला, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य अंत में प्रयुक्त होगा। इसलिए स्पोक के बाद हमने किसका प्रयोग किए हुए हैं? आपका ऑफ का प्रयोग किए हुए हैं। तो आपका हो गया, दिस इज द सर्वेंट दैट आई स्पोक ऑफ हो गया। ये आपका पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपका दूसरा नियम, सॉरी जो है दूसरा एग्जांपल क्या है। दिस इज दी वॉच, भैया यह वही घड़ी हुआ है, दैट वी वर सर्चिंग फॉर, जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो भैया ये जो है दैट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वॉच के लिए प्रयुक्त हुआ है ना। वॉच आपका क्या है? नाउन है। ये नाउन के स्थान पे कौन सा प्रयोग किया गया है? दैट का प्रयोग किया हुआ है। तो भैया दैट का हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो भैया ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और वी सब्जेक्ट हो गया, वर क्या हो गया आपका? वर आपका वर्ब हो गया, सर्चिंग भी वर्ब हो गया, और फार का प्रयोग हमने मेन वर्ब के बाद, सर्चिंग के बाद किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो है, वी वर सर्चिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? दैट है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। तो इसलिए हमने फार का जो प्रयोग किए हुए हैं वह वाक्य के अंत में किए हुए हैं। तो यही तो हमने आपको कहा, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य अंत में प्रयुक्त होता है। तो इसलिए हमने फार का प्रयोग अंत में किए हुए हैं। तो आपका हो गया, दिस इज द वॉच दैट वी वर सर्चिंग फॉर। तो प्यारे ये आपका पहला नियम हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसका बी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपका रूल नंबर फर्स्ट का बी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका बी क्या है। यार बच्चे यहाँ पर देखिए बी वाला कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका लिखा नहीं जाता है, लेकिन वह वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का भाव छिपा हुआ होता है। इस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में ही प्रयुक्त होगा। जैसे हमने लिखे हुए दिस इज द बॉय whom we were looking for। अब यहाँ पर whom लिखा नहीं रहेगा, हमने केवल ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, डायरेक्ट आपको ऐसे मिलेगा, दिस इज द बॉय वी वर, कामा लगा करके वी वर लुकिंग फॉर हो जाएगा, कामा लगा करके वी वर लुकिंग फॉर हो जाएगा, लेकिन whom वहां पर लिखा नहीं रहेगा। अगर लेकिन जो है whom लिखा नहीं रहेगा, लेकिन whom का भाव इसमें छिपा रहेगा, whom का आपका भाव छिपा मिलेगा। इसलिए जो है हम वाक्य के अंत में पूर्वत जो नियम हमने आपको बताया, उसी नियम के अकॉर्डिंग वाक्य के अंत में हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का ही प्रयोग करेंगे। फॉर मींस आपका प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। तो आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में तब आएगा जब रिलेटिव प्रोनाउन का भाव उसमें छिपा हुआ होता है। तो इसलिए आपका एग्जांपल जो है, दिस इज द बॉय whom we were looking for हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, whom आपका क्या हो गया? सिंपल सा आपका whom क्या हो जाएगा? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हुआ है। यहाँ ब्रैकेट मींस ये लिखा नहीं गया है, कामा लगा करके आगे वाला वाक्य लिखा गया है, छिपा हुआ है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो प्यारे इस कंडीशन में भी आप जो है फॉर का मींस आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग आप वाक्य के अंत में करते हैं। ये आपका बी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग सी वाले कॉन्सेप्ट में चलते हैं, देखते हैं इसका सी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। सी वाला कॉन्सेप्ट देखिए प्यारे यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं,
प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। भैया अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया है, तो आपका जो प्रीपोजिशन होता है फिर भी वाक्य के अंत में आएगा। जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मींस तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बातें कर रहे हो। भैया यहाँ पर व्हाट आपका ऑब्जेक्ट का काम, व्हाट किसके स्थान पे, टॉकिंग की बात हो रही है ना, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट क्या है, जो है टॉकिंग की बात हो रही ना, टॉकिंग आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका जो है व्हाट का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में, जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। तो इसलिए अबाउट का प्रयोग जो हमने किए हुए हैं वह वाक्य के अंत में किए हुए हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर सी हो गया। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अबाउट हमने वाक्य के अंत में प्रयोग किए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं डी और अंतिम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, रूल नंबर फर्स्ट के अंतिम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, देखते हैं आपका अंतिम कॉन्सेप्ट क्या है। प्यार जी यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, जोर देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन बाद में। तो सिंपल सी बात हमने लिखे हुए हैं, कभी जब आपको किसी शब्द पर इंफेसिस देना है या किसी वाक्य पे दबाव देने हैं तो आप जोर देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन बाद में प्रयोग करेंगे। जैसे हो गया नेहरू इज रिमेंबर्ड ऑल दी वर्ड, ऑल दी वर्ड क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमने ओवर का प्रयोग किए हुए हैं। तो यहां पर थोड़ा सा जोर देने के लिए क्या गया कि नेहरू इज रिमेंबर्ड, नेहरू याद किए जाते हैं, ऑल दी वर्ल्ड ओवर, मींस पूरे संसार में। तो भैया ये बहुत बड़ी बात है ना, तो जोर देने के लिए हमने वर्ल्ड के बाद किसका प्रयोग किए हुए हैं, ओवर का प्रयोग किए हुए हैं। तो सिंपल सी बात ये आपका हो गया, ऑब्जेक्ट के जो है पहले प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाएगा अगर जोर देने के लिए किया जा रहा है, और प्रीपोजिशन जो होगा आपका बाद में प्रयोग किया जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर डी हो गया। और नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं हो रही, ये आपका स्पेशल कंडीशन की बात है, जब जोर देने के लिए है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आपका जो है प्रीपोजिशन पहले आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहां पर जोर देने के लिए बात किया गया था, तो इसलिए आपका इस तरह से प्रयोग किया गया था। तो प्यार जी ये आपका डी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहीं पर आपका रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा नियम है क्या। यहां पर देखिए प्यारे हमने रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं, देखिए आपका दूसरा नियम क्या है। यहां पर लिखे हुए हैं, फार फ्रॉम इन ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों से पहले नहीं करते हैं। तो प्यारे हमने यहाँ पर कुछ आपके प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं, फार हो गया, फ्रॉम हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया। ये ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो समय या स्थान दिखाने वाले शब्दों से पहले प्रयोग इसके नहीं करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए हम समय के पहले प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपके फिर से देखना, फार फ्रॉम इन ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते हैं। जो आपके स्थान या समय दिखाने वाले शब्द होते हैं उसके पहले कभी इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब स्थान या समय दिखाने वाले शब्द कैसे होंगे जरा यहां पर देखना। पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल में जो इनकरेक्ट वाला लिखे हुए हैं उसे देखिए, माय ब्रदर वेंट टू योर हाउस, मेरा भाई आपके घर गया। तो भैया योर हाउस मींस आपके घर गया हुआ स्थान की बात हो रही है। इन दी लास्ट मंथ मींस पिछले मंथ में। तो भैया अब यहाँ पर जो है इन दी लास्ट मंथ पिछले मंथ की बात हो रही है, तो ये बताओ जो है इस समय की बात हो गई ना, लास्ट में इन दी लास्ट मंथ में समय की बात हो गई ना, समय की बात हो गई, तो क्या हम इनका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं इनका प्रयोग करेंगे, तो इन नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका लास्ट मंथ हो जाएगा। समय दिखाने के लिए जो है फार फ्रॉम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, यही बात हमने आपको समझा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर वेंट टू योर हाउस लास्ट मंथ आपका हो जाएगा, डायरेक्ट लास्ट मंथ लिखेंगे, इन दी लास्ट मंथ किसी भी कीमत पर नहीं लिखेंगे। तो आपका क्या हो गया, माय ब्रदर वेंट टू योर हाउस लास्ट मंथ हो गया। ये प्यार से आपका इनकरेक्ट का करेक्ट रूप हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए आपका दूसरा इनकरेक्ट वाक्य लिखे हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिए, काइंडली वेट फॉर अ मिनट मींस कृपया करके 1 मिनट के लिए क्या करिए, इंतजार करिए। तो भैया अब यहाँ पर देखना, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, एक अ मिनट क्या है आपका, समय दिखा रहा है ना भैया, अ मिनट क्या दिखा रहा है, समय दिखा रहा है ना। समय दिखाने के पहले क्या हम फार का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, काइंडली वेट अ मिनट हो जाएगा, सिंपल से हो गया आपका, काइंडली वेट अ मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यार से आपने देखा समय दिखाने वाले जो शब्द होते हैं उनके पहले फार फ्रॉम एंड इन और ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपका रूल नंबर 2 था। तो सिंपल से आपको वही प्रीपोजिशन याद रखने हैं, फार प्रीपोजिशन याद रखने हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन याद रखने हैं, ऑन प्रीपोजिशन याद रखने हैं, इन प्रीपोजिशन याद रखने हैं। और इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग जो है आप समय या फिर जो है समय या आप स्थान दिखाने वाले शब्दों के पहले इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, रूल नंबर 2 था। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरे नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चा तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो
तो हम लोग जल्दी से चलते हैं, तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा नियम है क्या। यहाँ पर देखिए हमने रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं, तीसरा नियम लिखे हुए हैं, एकदम ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर कुछ वर्डिंग आपको याद रखनी है। वो वर्डिंग आपकी है कंसिडरिंग है, कंसर्निंग है, पेंडिंग है, रिगार्डिंग है, टचिंग है, ड्यूरिंग है, नॉट विथ स्टैंडिंग है, बेरिंग है। आदि शब्दों के बाद प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है। इन शब्दों के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वे स्वयं प्रीपोजिशन का काम करते हैं। ये जो आपके शब्द होते हैं ये स्वयं प्रीपोजिशन का काम करते हैं, इसलिए इन शब्दों के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भैया अगर इस शब्द खुद प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं तो बताओ क्या इनके साथ कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं, इनके इसके साथ कोनो और अन्य प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। भैया इसमें सिंपल सा एग्जांपल समझना कि क्या हम एक ही मेहरारू से बियाह कर लिए दूसरी मेहरारू से बियाह कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, दोनों साथे नहीं रह सकती है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि खुद ही प्रीपोजिशन के काम करते हैं, तो इसलिए जो है इनके साथ किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्यारे बच्चे आपका जो है रूल नंबर 3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसमें देखते हैं आपका आगे कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं, एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज मोहन इज नॉट अ बैड बॉय। तो कंसिडरिंग मींस विचार करते हुए, कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज मींस उसके गुणों के बारे में विचार करते हुए मोहन इज नॉट अ बैड बॉय। तो हमने जो है कंक्लूजन क्या निकाला कि भैया मोहन गंदा लड़का नहीं है, खराब लड़का नहीं है। तो वैसे लड़का लोग खराब होते भी नहीं है, ठीक है, हमारे लड़का लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। अब भैया ये बताओ कंसिडरिंग मींस विचार करते हुए, अब अबाउट तो यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपका प्रीपोजिशन है। तो कंसिडरिंग यहाँ पर खुद प्रीपोजिशंस का काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसलिए जो है हम अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप सीधे क्या लिख देंगे, कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज मींस उसके क्वालिटीज के बारे में कंसीडर करते हुए मींस विचार करते हुए मोहन इज नॉट अ बैड बॉय। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि मोहन जो है एक बैड बॉय नहीं है, गंदा लड़का, खराब लड़का नहीं है। तो सिंपल सी बात प्यारे हमने आपको बताए, कंसिडरिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया। कंसर्निंग में होता है किसी के बारे में विचार करना, उसके बाद पेंडिंग मीन्स होता है सोचना, किसी चीज को जो है पेंडिंग करना मीन्स जो है डिले करना, लेट करना। रिगार्डिंग मीन्स होता है किसी के जो है संबंध में बात करना, रिगार्डिंग होता है। टचिंग मीन्स आप जानते हो स्पर्श करना। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान। नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स होता है के बावजूद या फिर भी होता है। बैरिंग मीन्स होता है को छोड़ करके, बैरिंग मीन्स होता है को छोड़ करके। तो ये इन शब्दों की हिंदी मीनिंग हो गई। तो इन शब्दों के बाद आप प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि ये खुद प्रीपोजिशंस के काम करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आपका रूल नंबर 3 तीसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारे नियम आपको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, उतना ही धीरे धीरे आपका बेहतर होगा। ऐसे कहो कि इन वर्डिंग को याद कर ले, रट ले, तो बिल्कुल कभी रटने वाला नहीं है। आप बस इतना करना, एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे चीजें दिमाग में आपके कंठस्थ होती चली जाएंगी। और हर एक नियम आपकी किताब से बता रहे हैं प्यारे बच्चे। आप जब आगे कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में आप एग्जाम देने जाएंगे तब मेरी बातें आपको याद आएंगी। जितना डिटेल से हम ग्रामर आपको पढ़ा रहे हैं तब सारी चीजें आपको ध्यान में मेरी आएंगे, जो चीजें अभी हम आपको कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 3 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा नियम क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे हमने रूल नंबर 4 लिखे हुए हैं, चौथा नियम लिखे हुए हैं। चौथा नियम एकदम ध्यान से समझना, प्रीपोजिशंस का प्रयोग ट्रांसिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता है। तो सिंपल सी बात समझना प्यारे बच्चे, ट्रांसिटिव वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो प्रीपोजिशन लगाएंगे, नहीं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ट्रांसिटिव वर्ब के बीच में, ट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो भैया ये दोनों हमने आपको बताया था जब एडवर्ब पढ़ा रहे थे, तो दोनों आपको बताया हुआ था कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद तुरंत ही आपका क्या आता है, कोई एडवर्ब भी इसके बीच में नहीं आ सकता है, तुरंत इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने आपको वहां समझाया भी था, ये दोनों पति पत्नी होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब दोनों एक ही है। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका दिया है तभी ट्रांसिटिव वर्ब होगा, और दोनों एक दूसरे से बिछड़ते नहीं है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं है, वैसे जो है भैया यू एक दूसरे से बिछड़ते नहीं है। इन दोनों के बीच में कौनो आ नहीं सकता है। तो ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी लिखा गया है। जैसे वहां पर इनके बीच में किसी एडवर्ब का भी प्रयोग नहीं करते थे, वैसे इसी तरह से जो है इनके बीच किसी जो है आप प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पवित्र रिश्ता माना जाता है। हालांकि आजकल के तो पवित्र रिश्ता नहीं रह गया है। आजकल के पति पत्नी के बीच में कोनो थर्डो आ जाता है, एक दूसरे के लाइन तबो मारने लगते हैं। तो भैया ये हम आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले जमाना वाली बात कर रहे हैं, जिसमें जो है
पति को जो है परमेश्वर माना जाता था, ठीक है, वो पहले जमाने वाली बात है। आजकल तो पति को जो है अपना जो है नौकर समझा जाता है, वो सोचा जाता है कि हम बियाह कर ले, हम उससे खाना बनवाएंगे, उससे कुल काम, अपना कपड़ों तक धुलवाएंगे, ऐसा आजकल के सोचा जाता है। लेकिन हम पहले जमाने वाली बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे भैया। तो प्यारे बच्चे ये बात हो गई आपका कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग ट्रांसिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए हमने लिखे हुए हैं, ही टॉट टू मोहन स्टडी। अब टॉट क्या हो गया, आपका वर्ब है, और मोहन लिखा हुआ है, मींस आपका मोहन आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मींस आपका ये जो वर्ब टॉट है, ये आपका मींस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो मींस आपका क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अगर ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, देखो ट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ गया है, टू आ गया है, मींस आपका यहाँ पर क्या लिख दिए हुए हैं, प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर दिए हैं। लेकिन नियम कहता है कि भैया ऐसा तो प्रयोग बिल्कुल कभी कदाप नहीं कर सकते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, ही टॉट मोहन स्टडी हो जाएगा, टू को यहाँ से हटा देंगे, तुरंत टू को हटा देंगे। तो भैया हमने टू को यहाँ से हटा दिया, ही टॉट मोहन स्टडी हो गया। ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं चौथा नियम आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका पांचवें नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं आपका पांचवा नियम है क्या। यहाँ पर देखिए हमने रूल नंबर 5 लिखे हुए हैं। देखिए आपका पांचवा नियम लिखे हुए हैं, ऑर्डर हो गया, ओबे हो गया, वायलेट हो गया, रिजेंबल हो गया, साइन हो गया, बेफिट हो गया, कम्बैट हो गया, रिकमेंड हो गया, परवेड हो गया, आदि ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। ये सभी आपकी क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। अतः इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है, ये आपकी क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसलिए इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको पहले भी बता दिए, अब यहाँ पर कुछ वर्ब का नाम लिख करके आपको बता दिए हुए हैं। तो ये आपकी क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अब जैसे भैया सिंपल सा समझना कि आपका इसमें पहले एक बार अर्थ देख लो हर शब्द का। ऑर्डर मींस हो गया आदेश हो गया, ओबे मींस आज्ञा का पालन करना, वायलेट मींस कोई जो है वायलेट करना, कहते नहीं कि वायलेट करना मींस उल्लंघन करना, उल्लंघन करना हो गया। रिजेंबल मींस होता है के सदृश, साइन मींस आप जानते हो, साइन मींस क्या होता है, बेफिट बेफिट है, बेफिट मींस होता है उपयुक्त होता है। कम्बैट मींस होता है लड़ना होता है। रिकमेंड मींस होता है किसी की सिफारिश करना। परवेड मींस होता है व्याप्त होना, परवेड मींस होता है व्याप्त होना। तो बच्चे ये आपके कुछ वर्डिंग हो गई, ये सभी आपके ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, इसलिए इनके बाद किसी प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपका रूल नंबर 5 है। तो आप जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, ही रिजेंबल्स विथ हिज ब्रदर्स। अब भैया रिजेंबल का अर्थ ही होता है कि सदृश दिखना, तो अब विथ लगाने की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी हुई थी, विथ प्रीपोजिशन लगाने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी। और वैसे भी हमने आपको कहा कि ये आपकी क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इनके बाद हम किसी प्रीपोजिशंस के प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर हो जाएगा, विथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो विथ आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा इसका करेक्ट रूप क्या हो जाएगा, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। तो प्यारे ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। अब हम लोग दूसरे और अंतिम एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और ये आपकी क्लास का अंतिम एग्जाम्पल है। आज की क्लास का ये आपका प्यारे बच्चे अंतिम एग्जाम्पल, अंतिम नियम है, तो इसलिए इसे ध्यान से समझिए। इसके बाद का जो है, इसके बाद आपका जो है काफी प्रीपोजिशंस हैं, तो अगले क्लास में आपका कुछ प्रीपोजिशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस के प्रयोग बताएंगे, और उसके अगले क्लास में जो है कुछ निश्चित प्रीपोजिशन आपको बताएंगे जो एक दूसरे के साथ में लगे हुए होते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चे पहले इस एग्जाम्पल को समझ लो, फिर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, रवि हैज ऑर्डर्ड फॉर 10 बुक्स। अब ये ऑर्डर मैंने बताया हुआ था, ऑर्डर आपका क्या होता है, ये आपका ये आपका कौन सा जो है वर्ब होती है, ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांसिटिव वर्ब है तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो है फॉर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, रवि हैज ऑर्डर्ड 10 बुक्स हो जाएगा, फॉर यहां से रिमूव हो जाएगा, फॉर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमने इनका बता दिए कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जो है तुरंत हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हम वहां पर कोई जो है और कुछ नहीं लिखते हैं। मींस ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट और ट्रांसिटिव वर्ब के बीच में किसी थर्ड पर्सन को आने नहीं देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं पति पत्नी का रिश्ता एकदम अटूट रिश्ता होता है, ये टूटने वाला नहीं होता है, इन दोनों के बीच में कौनो आते नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए जो है हम मान करके यहाँ पर उसी लिए बताए हुए हैं कि आपको यहाँ पर फॉर मींस प्रीपोजिशंस के प्रयोग नहीं कर सकते हो। ये आपका प्यारे बच्चे नियम हो गया। उम्मीद करते हैं ये सारे नियम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। हाँ, क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी रेगुलर क्लासेस इसी तरह से मिल रही है आपको, और रेगुलर क्लासेस इसी तरह से आपको मिलती रहेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको वहां पर मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे।